आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। लोकसभा चुनाव की जो हमने कवरेज जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में हम जो कर रहे हैं, हमने की है, उसके आखिरी मरहले में अब चुनाव प्रचार है वो एक तरह का ख़त्म होने को आ गया है और दोनों पार्टियां, उनके समर्थकों ने जो बची हुई लोकसभा हैं राजस्थान की 13 लोकसभा, उसमें ज़बरदस्त जोर लगा रखा है। हम जो बहुत सी जो लोकसभा सीटों पर गए हैं, वहाँ की हमने जो इंडिविजुअल अलग अलग लोकसभा क्षेत्र का भी हमने एपिसोड बनाया है। धरातल की रिपोर्ट जानने की कोशिश की है कि धरातल पे कौन सी पार्टी कमज़ोर है, कौन सी पार्टी भारी है और जातीय समीकरण क्या क्या हैं। और बहुत सी जगह ऐसी जगह भी जहाँ लोग ऑन रिकॉर्ड बोलने के लिए तैयार नहीं हुए, तो हमने समीक्षात्मक रिपोर्ट भी अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की है। तो इसी समीक्षात्मक और तुलनात्मक समीक्षा रिपोर्ट में ये चुनाव प्रचार का अंतिम दौर है और राजस्थान के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार पिछले 2 चुनाव 2014 और 2019 में उसने 25 की 25 सीटें जीती हैं। तो उसने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है कि वो 25 की 25 सीटें जीते। और कांग्रेस जो लगातार 2 चुनावों में 14 और 19 में सभी की सभी सीटें जो हार रही है, तो वो अपना जोर लगा रही है कि कितनी भी सीटें हैं वो कैसे भी करके जीती जाएं। लेकिन जहाँ तक लीडरशिप का ताल्लुक है, तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, चाहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हों या और बड़े नेता हों, उन्होंने पूरी तरह से जोर लगा रखा है राजस्थान की बची हुई सीटों को, यानी 13 सीटों का जो चुनाव है 26 अप्रैल को, उसमें जीत के लिए और समीकरण अपने फेवर में करने के लिए। लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप की बात की जाए तो कांग्रेस की लीडरशिप है वो राजस्थान की तरफ उसने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी है। ख़ास तौर से केंद्रीय लीडरशिप ने, चाहे वो राहुल गांधी हों, सोनिया गांधी हों, प्रियंका गांधी हों या राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात की जाए तो डोटासरा जरूर बहुत सी जगह जा रहे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो अपने पुत्र को जालोर से चुनाव लड़वा रहे हैं और वो पूरी तरह से उनका चुनाव फंस चुका है। ऐसी खबर जालोर के धरातल से हैं। हम भी 2-3 दिन वहाँ जालोर और सिरोही के इलाके में रहे, वहाँ के गांव और कस्बों में गए, तो अशोक गहलोत हैं वो चाह कर के भी जालोर और सिरोही से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और बाहर जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस की अन्य सीटों पे, उनकी कोई खास मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका खुद का चुनाव है वो जालोर में एक तरह से फंस चुका है। तो आज इस जो एपिसोड में जो हम समीक्षात्मक तुलनात्मक जो ये एपिसोड बना रहे हैं, ये हाईवे है ब्यावर के पास का और यहाँ चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ ये इलाका है और यहाँ ये एक ऐतिहासिक एरिया भी है। यहाँ बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, जो सल्तनत काल में भी, मुग़ल काल में भी। और इसके पीछे का जो हिस्सा है इस हाईवे से आगे का अगर, तो वो मेवाड़ का इलाका है। महाराणा प्रताप की वो रणभूमि है, जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। वो हकीम खां सूर हैं, उनकी जो महाराणा प्रताप के सेनापति थे उनकी भूमि है। यानी जो एक मेवाड़ का इलाका जो पीछे का इलाका है और ये इधर अजमेर और ब्यावर का इलाका है और इस साइड में जो इस पहाड़ की तरफ देख रहा है तो पाली का इलाका है, जोधपुर का इलाका है, ये इस साइड में है। यानी ये एक तरह का जंक्शन एरिया है। इस साइड में आगे देखें जहाँ सूरज दिख रहा है वो मारवाड़ का एरिया शुरू हो जाता है और मेरे पीछे है मेवाड़ का एरिया है और इस हाथ की तरफ ये अजमेर का इलाका है। यानी ये जंक्शन पॉइंट है, ये ब्यावर का जो हाईवे है। तो जिस लोकसभा में हम खड़े हैं ये राजस्थान की राजसमंद लोकसभा क्षेत्र है। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र का जो भौगोलिक जो नक्शा है वो भी अपने आप में विचित्र है कि 4 जिलों की विधानसभाओं को लेकर के बनाई गई है 2008 के परिसीमन में, जिसमें पाली जिले की विधानसभाएं, राजसमंद जिले की विधानसभाएं, अजमेर जिले की विधानसभाएं और सबसे बड़ा कि लंबा जो लोकसभा क्षेत्र है नागौर जिले की मेड़ता और डेगाना विधानसभा क्षेत्र हैं, वो भी राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में शामिल हैं। यानी एक लंबा जो लोकसभा क्षेत्र राजसमंद है, उस राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में हम ये जंक्शन पॉइंट के ऊपर खड़े हैं जो मेवाड़ का, मारवाड़ का और अजमेर के इलाके का जंक्शन पॉइंट है। ये यहाँ की जो भौगोलिक और मैंने ऐतिहासिक चीज़ें बताई। तो ये चुनाव प्रचार का एक अंतिम दौर है और अंतिम दौर का ये हमारा एपिसोड आज जो बन रहा है। तो हम
ने जो गांव और कस्बों में हम गए, हमने लोगों से बात की। आपने अगर इसमें दिख रहे हो तो ये कैमरे के सामने थोड़ी दिखाने की कोशिश कीजिए कि ये एक रिजॉर्ट बना हुआ है, बिल्कुल टीन टप्पर और छप्पर जैसा, और बेहतरीन खूबसूरत एक रिजॉर्ट बना हुआ है। हमने लोगों से बात की है। ऐसे ही जो छोटे छोटे ढाबे हैं, जो रिजॉर्ट हैं, जो चाय की दुकानें हैं, खाने पीने की होटलें हैं, वहाँ पर हमने लोगों से बातें की हैं। हम तमाम तर इस इलाके में घूमे हैं और जिन जिन लोकसभा क्षेत्रों की हमने बनाई है, एपिसोड बनाए हैं, जो अभी ये बन रहा है, तो वहाँ की जो लोगों की जो चीज़ें हैं, एक चीज़ सबसे बड़ी जो सोचने वाली बात है हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, हमारे पॉलिटिशियन के लिए, बुद्धिजीवी वर्ग के लिए, कि चुनाव में कोई विशेष उत्साह नहीं है। पहला चरण का जो चुनाव हुआ 19 अप्रैल को, उसमें राजस्थान की 12 सीटों पर जो चुनाव हुआ, उसमें भी मतदाताओं का कोई खास जो उत्साह नहीं था, और पोलिंग है वो पिछली बार की बजाय, यानी 2019 की बजाय 6% कम पोल हुआ वोट। और अभी जो हम 13 लोकसभाओं का ये जो दूसरा चरण है 26 अप्रैल का, इसके लिए जब हम गांव, ढाणी और कस्बों में घूमे हैं, तो कोई विशेष उत्साह किसी भी पार्टी के को लेकर के नहीं है। यानी जो ऐसा नहीं लग रहा है कि मतदान बहुत ज़्यादा होगा। हालांकि जो ये इलाका है, जिसको पश्चिम राजस्थान का इलाका, दक्षिण राजस्थान का इलाका कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ माना जाता है। लगातार वैसे तो 25 की 25 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ से राजस्थान से जीत रही है, लेकिन विशेष तौर पे राजस्थान का दक्षिण और पश्चिम का हिस्सा है, वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट है बड़ा मजबूत है। लेकिन विचित्र स्थिति ये है कि इस बार जो वोटर के अंदर खामोशी है, और वही ऐसा लग रहा है कि इस बार जो दूसरे चरण का पोल होगा वो भी इतना खास नहीं होगा, यानी वो कम पड़ने की संभावना है, क्योंकि उत्साह नहीं है वोटर के अंदर। जब हार और जीत की बात करें तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट का इलाका है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, तो तमाम तर सीटों पे जो दक्षिण और पश्चिम राजस्थान की सीटें हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। ये धरातल की सच्चाई है, चाहे कोई माने या नहीं माने। और जहाँ तक कांग्रेस लीडरशिप का सवाल है, तो कांग्रेस लीडरशिप है वो पूरी तरह से इन सीटों पर खेमों में बटी हुई है। कांग्रेस लीडरशिप ने, खासतौर से प्रदेश के बड़े नेताओं ने, जैसे सचिन पायलट हैं जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, अशोक गहलोत हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत के खेमों में भी एक तरह की खेमेबाजी है। अशोक गहलोत जालोर छोड़ के निकल नहीं पाए हैं पूरे चुनाव प्रचार के अंदर, दूसरे चरण के अंदर। ये सारी धरातल की सच्चाइयाँ हैं, जिसका नफ़ा और नुकसान किसको होगा ये तो 4 जून को जो मतगणना होगी तब मालूम पड़ेगा। राजसमंद के अंदर जो विचित्र स्थिति हुई है, राजसमंद के अंदर जो कांग्रेस ने जो उम्मीदवार खड़ा किया है राजसमंद के अंदर, दामोदर गुर्जर हैं, उनको पहले कांग्रेस ने भीलवाड़ा से टिकट दिया था, और भीलवाड़ा से टिकट देने के बाद उन्होंने 5-7 दिन प्रचार भी किया, और प्रचार करने के बाद उनका टिकट वहां से काट दिया गया, बदल दिया गया, और दामोदर गुर्जर हैं उनको राजसमंद से उतार दिया गया। इसकी वजह ये हुई कि कांग्रेस ने राजसमंद से जिनको टिकट दिया था, उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा कांग्रेस के आला कमान को और कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, और मुझे बिना कहे बिना बताए टिकट दिया गया है। उनका इशारा साफ तौर से जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस क्षेत्र के कद्दावर नेता हैं, सीपी जोशी की तरफ था कि बगैर बताए मुझे मैदान में उतारा गया है, तो वो मैदान से हट गए। इस विचित्र कहानी के बाद जिन दामोदर गुर्जर को कांग्रेस ने भीलवाड़ा से उतारा था, उनको आनन फानन में शिफ्ट किया गया राजसमंद। और इसकी भी पीछे एक वजह है कि क्यों किया गया, कि दबाव सीपी जोशी पर आया। तो सीपी जोशी नाथद्वारा से विधायक रहे हैं, और सबसे बड़ी कहानी सीपी जोशी के साथ ये भी है कि 2008 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, वो मुख्यमंत्री बनने के बिल्कुल करीब थे, दावेदार थे, कांग्रेस की सरकार भी बन गई थी। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि सीपी जोशी 2008 का विधानसभा चुनाव है मात्र 1 वोट से नाथद्वारा से हार गए। नाथद्वारा इसी राजसमंद लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा है। तो सीपी जोशी पे इस बात का दबाव आया कि जब राजसमंद के उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तो सीपी जोशी खुद चुनाव लड़ें। सीपी जोशी ने राजसमंद से चुनाव लड़ना अच्छा नहीं माना, क्योंकि उनको अपनी हार साफ राजसमंद में नज़र आ रही थी। तो सीपी जोशी ने अपने दबाव को झेलते हुए उन्होंने भीलवाड़ा से चुनाव लड़ना मुनासिब समझा। तो भीलवाड़ा के जो उम्मीदवार थे, भीलवाड़ा से जो टिकट दिया था दामोदर गुर्जर को, उनको सीपी जोशी ने राजसमंद शिफ्ट कर दिया और खुद
सीपी जोशी हैं वो भीलवाड़ा से टिकट लेकर के आ गए। ये जो बड़ी कहानी है जो भीलवाड़ा सीट की और राजसमंद सीट की, जो दिन को दोनों के बॉर्डर भी लगते हैं। सीपी जोशी हैं वो भीलवाड़ा से 2009 के अंदर सांसद रहे हैं और वो केंद्र के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में बड़े जो महकमों के मंत्री भी रहे हैं, लेकिन वो पहले आने की बजाय बाद में मैदान में आए, जिससे क्या है कि सारा जो चुनावी मैदान है वो एक तरह का बंट गया। सारा चुनावी मैदान है वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो खास फेवर कांग्रेस के अंदर नहीं है सियासी मैदान का, क्योंकि चुनाव है यहाँ का भीलवाड़ा का और राजसमंद का चुनाव है वो खुद कांग्रेस की लीडरशिप ने ही खराब कर लिया। तो ये जो राजसमंद का जो मामला है, तो यहाँ जो राजसमंद के अंदर जो उम्मीदवार हैं, जो दामोदर गुर्जर कांग्रेस से, इसके अलावा जो मुख्य उम्मीदवार हैं यहाँ पर जो महिमा कुमारी सिंह हैं, जो उदयपुर का जो मेवाड़ का जो राज परिवार है, जो उस राज परिवार की सदस्य हैं, तो महिमा कुमारी सिंह हैं वो मैदान में हैं भारतीय जनता पार्टी से। और पूरी तरह से एक तरह का आमने सामने का यहाँ मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। राजसमंद की जो 8 विधानसभा हैं, उन 8 की 8 विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, यानी 8 के 8 विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है राजसमंद के अंदर, यहाँ का पूरा बहुमत है विधायकों का वो भाजपा के साथ है। अब यहाँ से जो उम्मीदवार हैं वो टोटल 10 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। लेकिन धरातल की जो कहानियाँ हैं, धरातल की चर्चाएं हैं, वो स्पष्ट इशारा कर रही हैं कि राजसमंद में है वो भाजपा खुली तौर पे मजबूत है और कांग्रेस अपने ही चौखानों में बंटने की वजह से, अपने ही नेताओं के गलत फैसलों की वजह से कांग्रेस यहाँ कमज़ोर हुई है। अगर यही दामोदर गुर्जर है, अगर भीलवाड़ा में चुनाव लड़ते, जिन्होंने 8-10 दिन तक वहाँ प्रचार भी किया, तो एक अलग परिणाम आ सकता था। लेकिन कांग्रेस लीडरशिप की जो कोताहियों की वजह से सारा खेल है इस इलाके का पलट गया। सीपी जोशी के बारे में जो चर्चाएँ ये हैं कि सीपी जोशी ने दामोदर गुर्जर को बलि का बकरा राजसमंद में क्यों बनाया। सीपी जोशी जो खुद नाथद्वारा से विधायक रहे हैं वो राजसमंद जिले के हैं, तो सीपी जोशी को राजसमंद लोकसभा से उतरना चाहिए था। लेकिन सीपी जोशी ने अपनी जो हार दिख रही थी, कड़ी बुरी हार दिख रही थी, करारी हार दिख रही थी, उस हार से बचने के लिए सीपी जोशी ने राजसमंद से उतरने के बजाय भीलवाड़ा में उतरे और दामोदर गुर्जर को राजसमंद भेज दिया। तो राजसमंद के अलावा जो बात अगर भीलवाड़ा की करें तो सीपी जोशी के सामने जो कांग्रेस से जो भाजपा से जो उम्मीदवार हैं वो दामोदर अग्रवाल हैं। तो दामोदर अग्रवाल हैं वो भाजपा से हैं और सीपी जोशी कांग्रेस से हैं। और यहाँ भी एक तरह का आमने सामने का मुकाबला है, यानी यहाँ जो कुल उम्मीदवार जो 10 उम्मीदवार हैं यहाँ भी राजसमंद की तरह, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के अंदर है। और 2014 और 2019 के अंदर यहाँ भी लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है और यहाँ से सुभाष बहेड़िया हैं वो लगातार सांसद रहे हैं, रिकॉर्ड मतों से वो जीते हैं 2019 का चुनाव। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था और उम्मीदवार बदल करके दामोदर अग्रवाल को मैदान में उतार दिया। यहाँ की अगर विधायकों की संख्या का अगर भीलवाड़ा लोकसभा की अगर बात करें तो 8 जो विधानसभा हैं उसमें 6 बीजेपी के पास हैं, यानी यहाँ भी बीजेपी का विधायकों की संख्या के हिसाब से बहुमत है। एक सीट, एकमात्र सीट कांग्रेस के पास है और एक निर्दलीय हैं वो अशोक कोठारी, वो आरएसएस बैकग्राउंड के हैं और एक तरह के आरएसएस के सहयोग से ही वो निर्दलीय चुनाव जीते हैं भीलवाड़ा से। तो वो जो पूरा खेमा है वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो विधायकों की संख्या के हिसाब से भीलवाड़ा में भी बहुमत है भारतीय जनता पार्टी के पास। और भीलवाड़ा की सियासी चर्चाएं भी ये हैं कि यहाँ भी भाजपा है वो मजबूत है। सीपी जोशी कोशिश में लगे हुए हैं कि इस चुनाव को कांटे का बना दिया जाए और सीपी जोशी चुनाव निकालना भी चाह रहे हैं। इसीलिए सीपी जोशी ने दामोदर गुर्जर को राजसमंद भेजा। और क्योंकि जो भीलवाड़ा का इलाका है वो गुर्जर बाहुल्य भी माना जाता है, तो गुर्जरों के वोट मिलें, ब्राह्मणों के वोट, क्योंकि सीपी जोशी खुद ब्राह्मण हैं, तो इस हिसाब से जातीय समीकरण बिठाने की भी सीपी जोशी ने खूब कोशिश की है। वो लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। और अब अंतिम दौर में अगर पूरी तरह अगर वो इस मुकाबले को टक्कर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे यह है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी भीलवाड़ा में मजबूत है। ऐसी चर्चाएं यहाँ के भीलवाड़ा के इलाके में हमने सुनी हैं। अब बात करें
अजमेर लोकसभा की जो भीलवाड़ा के बिल्कुल लगी हुई है, और जहां हम जिस हाईवे पे खड़े हैं उससे थोड़ी दूर बाद अजमेर लोकसभा शुरू हो जाएगी। तो ये जो अजमेर लोकसभा सीट है ये भी एक तरह का परंपरागत भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। 2014 और 2019 का चुनाव यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी जीती है। 2014 के चुनाव में प्रोफेसर सांवरलाल जाट यहाँ से सांसद बने थे। फिर उनके निधन के बाद जो 2018 में उपचुनाव हुआ तो उस उपचुनाव में जरूर कांग्रेस के रघु शर्मा अजमेर से सांसद बने थे, लेकिन 2019 के अंदर वापस यहाँ भारतीय जनता पार्टी से भागीर चौधरी हैं वो सांसद बने थे। इस बार फिर भागीर चौधरी बीजेपी से मैदान में हैं और कांग्रेस ने रामचंद्र चौधरी को यहाँ से मैदान में उतारा है। अजमेर लोकसभा क्षेत्र से इस बार 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। जहाँ तक यहाँ के जो वोटों के समीकरण की बात की जाए और विधायकों की संख्या के अगर समीकरण की बात की जाए तो 8 जो लोकसभा विधानसभा हैं अजमेर लोकसभा में, उसमें से 7 बीजेपी के पास हैं, यानी यहाँ भी बीजेपी का बहुमत है। राजसमंद में पूरे 8 के 8 हैं और भीलवाड़ा में 6 हैं और अजमेर के अंदर 7 हैं। अजमेर लोकसभा के अंदर मात्र एक विधानसभा पर किशनगढ़ पर विकास चौधरी कांग्रेस के विधायक हैं, यानी एक ही सीट कांग्रेस के पास है। तो विधायकों की संख्या के हिसाब से और बीजेपी का गढ़ होने की वजह से अजमेर में भी बीजेपी को मजबूत माना जा रहा है, ऐसी धरातल के ऊपर चर्चाएं हैं। अब बात अगर हम करें टोंक सवाई माधोपुर की, जो इसी डिवीज़न का, जो अजमेर डिवीज़न का एक तरह का हिस्सा है, टोंक और सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र, जो एक सामान्य सीट है जिस पे कांग्रेस ने जो पूर्व डीजीपी रहे हैं राजस्थान से, जो देवली उनिहारा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं हरीश मीणा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। हरीश मीणा दौसा से भाजपा से भी सांसद रहे हैं, तो हरीश मीणा मैदान में है। सीट जनरल है। हरीश मीणा यहाँ को इसलिए उतारा है कि यहाँ से हरीश मीणा के भाई नमो नारायण मीणा हैं, वो भी सांसद रहे हैं 2009 के अंदर कांग्रेस से। तो इस सीट के ऊपर ये मीणा बाहुल्य सीट मानी जाती है टोंक सवाई माधोपुर, इसलिए कांग्रेस ने हरीश मीणा को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है। यहाँ की जो सीटों की संख्या के हिसाब से तो यहाँ जरूर कांग्रेस के लिए एक राहत की बात है कि यहाँ जो सीटें हैं 8 सीटें विधानसभा की टोंक सवाई माधोपुर में, उसमें 4 भाजपा के पास हैं और 4 कांग्रेस के पास हैं, यानी यहाँ जो विधायकों की संख्या के हिसाब से कांग्रेस और बीजेपी का बराबरी का मुकाबला है। जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो धरातल की सच्चाई जो सुनने में आ रही है कि टोंक सवाई माधोपुर की सीट है उसमें कांग्रेस स्पष्ट तौर पर मजबूत मानी जा रही है, जिसका कारण ये बताया जा रहा है कि मीणा बाहुल्य इस क्षेत्र में हरीश मीणा एक मीणा उम्मीदवार हैं, आदिवासी उम्मीदवार हैं, और मुस्लिम बाहुल्य भी सीट मानी जाती है, तो अच्छा खासा वोट है, और साथ में जो दलित वोट है और कांग्रेस का और परंपरागत वोट है। ऐसे तमाम तरह समीकरण हैं। तो टोंक सवाई माधोपुर की सीट में हमने जो गांव और कस्बों में गए तो जहाँ जहाँ हमने बात की तो वहाँ ये लोगों से सुना गया कि टोंक सवाई माधोपुर में कांग्रेस की स्थिति है वो मजबूत है। तो ये जो चारों सीट टोंक सवाई माधोपुर में जो कुल उम्मीदवार हैं वो 11 हैं, लेकिन यहाँ भी जो मुख्य मुकाबला है वो 2 के बीच में है। इन सीटों पे जो भारतीय आदिवासी पार्टी है उसने भी समीकरण कहीं ना कहीं कुछ बिगाड़ रखे हैं, क्योंकि जो बांसवाड़ा में चुनाव हो रहा है और उसमें हालांकि कांग्रेस ने समर्थन दे रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वोट है आदिवासी बेल्ट में पीछे, यहाँ कहीं ना कहीं जो समीकरण हैं वो भी एक बड़ा प्रभाव रखेंगे कि भारतीय आदिवासी पार्टी है वो अंदर खाने किसका सपोर्ट करेगी, क्या नहीं करेगी। इसके अलावा जो अन्य जो उम्मीदवार खड़े हैं उसमें बसपा के उम्मीदवार भी हैं, वो बसपा के उम्मीदवार कितना वोट काटेंगे, किसका काटेंगे, ये भी अपने आप में बड़ा प्रश्न है। तो ये सारी जो सियासी समीकरण हैं वो ये वोट काटने पे भी होगा कि किसको वोट कटने से किसको नफ़ा और नुकसान है। जातीय समीकरण की जो बात है तो जिस जाति का जो उम्मीदवार है उसका वोट तो उसको मिलता मिलता खुला खुला नज़र आ ही रहा है। साथ में जो जातियाँ हैं सामान्य वर्ग का जो वोट है वो अमूमन जो एक तरफा एक तरह का भाजपा को पड़ता है, तो इस चुनाव में भी हर सीट के ऊपर पड़ता लग रहा है। और मुस्लिम जो वोट है वो एक परंपरागत तौर पे जो कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन इस बार जो एक देखा गया कि मुस्लिम वोट के अंदर नाराज़गी है ज़बरदस्त, वो कांग्रेस से भी नाराज़ है और भाजपा की तरफ भी ये देख रहा है कि भाजपा है वो उसकी बात नहीं करना चाहती, कांग्रेस है वो भी उसका बात नहीं करना चाहती। और सबसे जो बड़ी कहानी ये है कि जो जितने भी जो मुद्दे उठ रहे हैं जो मुस्लिम समुदाय के मुद्दे हैं उसके प्रति न कांग्रेस के नेताओं में कोई विशेष रुचि है और न भाजपा के नेताओं में कोई विशेष रुचि है। तो मुस्लिम जो वोटर है उसमें बिल्कुल सुस्ती छाई हुई है। इन तमाम तर इलाकों में हम घूमे हैं, मुसलमानों का इस पॉलिटिक्स में, इस चुनाव में कहीं कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा है, सिवाय
अगर हम देखें तो जालोर सिरोही में ज़रूर मुसलमानों में थोड़ा सा उत्साह है, बाकी और किसी भी सीट के ऊपर कोई ख़ास उत्साह नज़र नहीं आ रहा है। ये तो तमाम तर जो सियासी हालात हैं वो बने हुए हैं, जो बिगड़े हुए हैं, ये इसमें कहीं ना कहीं की बड़ा जो गलती है, कांग्रेस जो कमज़ोर हुई है इस इलाके में, या आज जो कांग्रेस की स्थिति ज़मीन के ऊपर बताई जा रही है, उसमें राजस्थान की जो कांग्रेस लीडरशिप है उसमें टिकट के बंटवारों को लेकर के और आज जो सारी कहानियाँ जो बताई जा रही हैं, जो सारी इस एपिसोड में नहीं बताई जा सकती। लेकिन ये जो फिर ये चीज़ है कि जो वोटों का जो समीकरण है वो अगर देखा जाए तो जो जातियाँ जो मूल ओबीसी हैं वो भाजपा की तरफ जाती लग रही हैं, जो जिस जाति के वोट हैं। तो इसमें सबसे बड़े जो सचिन पायलट का भी एक मामला है। सचिन पायलट हैं वो अजमेर से सांसद रहे हैं 2009 के अंदर, तो 2009 में सांसद रहे, 2014 में सचिन पायलट हार गए। तो ऐसा एक लग रहा है लोगों को सचिन पायलट हैं वो अपने समुदाय के वोट हैं कांग्रेस के नेताओं को दिलाएंगे। लेकिन सचिन पायलट की भी राजस्थान के चुनाव में कोई विशेष रुचि नहीं है, वो भी प्रचार से एक तरह से कहीं कहीं जा रहे हैं और गए हैं, पूरी तरह से एक तरह के दूर हैं। तो अब सचिन पायलट अपने समुदाय का कितना वोट कांग्रेस के उम्मीदवारों को दिलवा सकते हैं, ये भी अपने आप में मतगणना के दिन मालूम होगा। सबसे बड़ी चीज़ जो प्रतिष्ठा जो अशोक गहलोत की भी लगी हुई है कि अशोक गहलोत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका खुद का समुदाय माली समुदाय है, उसको परंपरागत तौर पे भाजपा का माना जाता है। इस चुनाव में जब ये पूरी कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है तो वो कितना वोट दिलवा सकते हैं। ये तमाम तर जो सियासी हालात की चर्चाएँ हर गाँव और शहर में जहाँ जहाँ बात होती हैं तो हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा जोर न सिर्फ अशोक गहलोत ने अपनी सीट के ऊपर लगा रखा है बल्कि भाजपा के नेताओं ने तमाम सीटों पे लगा रखा है। सबकी प्रतिष्ठाएं जुड़ी हुई हैं। भाजपा पूरी की पूरी 25 सीटें निकालने की कोशिश कर रही है और उसने बची हुई 13 सीटों में जोर लगा रखा है। और कांग्रेस में जो डोटासरा हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अलग अलग सीटों पर जाने की, और वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि लगातार 2 बार चुनाव हारने के बाद मुझे जो प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिला तो मैं जितनी भी ज़्यादा सीटें निकाल सकूँ वो निकालने की कोशिश करूँ। तो ये तमाम तरह सियासी हालात हैं, ये फेवर में किसके रहेंगे, खिलाफ किसके रहेंगे, कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये 4 जून को मतगणना के दिन मालूम होगा। लेकिन मेवाड़ के इलाके की और ये जो आगे की पश्चिम और राजस्थान और दक्षिण राजस्थान के जो तमाम तरह सियासी हालात हैं वो बहुत सी सीटों में भाजपा के फेवर में हैं और कांग्रेस से कहीं मुकाबले में है, कहीं कांग्रेस कमज़ोर है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।